अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का जो हमने प्रीवियसली एक टॉपिक शुरू किया हुआ था 3.8 इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन का, आज हम उसमें एक सब टॉपिक करेंगे, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन एक ऐसी स्टेटमेंट से आपको वो देकर आपको वो देता है पेपर्स में कि इस तरह इसको लिखो। वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा, किस तरह इस क्वेश्चन को चेंज करके आपको देता है वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा आपको अंदर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और MCQs के बारे में भी डिस्कस आपसे किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। और इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल की कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं तो YouTube पर जाकर सर्च बॉक्स में जाएं, वहां पे लिखें 11th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स या केमिस्ट्री, आगे अपना टॉपिक लिखें बाय CBEL, तो आप डायरेक्ट हमारी वीडियो पर पहुंच जाएंगे। सो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। पहले तो हम ये बात कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इलास्टिक कोलिजन के बारे में कुछ बताया था कि ऐसी कोलिजन जिसमें दो बॉडीज आपस में टकराएं और टकराने के बाद जिस बॉडी को आपने दूसरी बॉडी से टकराया हो, वो टकराने के बाद अपनी जो इनिशियल हाइट है ना उस तक मिनिमम पहुंचे, 90-95% पहुंचे। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास बॉल है, इस बॉल को मैंने क्या किया, मैंने ग्राउंड से हिट करवाया। ये ग्राउंड मेरा कौन सा है? ये बॉल जो है ये मेरी टेनिस बॉल है, ग्राउंड मेरे पास मिट्टी का है। तो मैंने जैसे ही हिट करवाया तो 100% इसकी क्या है, हाइट है। 100 में से 95% तक ये दोबारा उस हाइट तक अचीव किया, इस बॉल ने हाइट को अचीव किया, तो ये मेरी इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी। तो मैं इसी डेफिनेशन को दोबारा से लिखूंगा। इलास्टिक कोलिजन मेरे पास क्या है स्टूडेंट? द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी remains constant or remain same। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल भी आपसे डिस्कस कर ली, मैंने आपसे डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली, और आप इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे इस बॉल को, टेनिस बॉल को आप टेबल पे हिट करवाओ तो वो इनिशियल पोजीशन तक जरूर आता है, या मिनिमम थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन आता दोबारा जरूर है अपनी हाइट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नंबर 1 आपके लिए क्या है? इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी बात, टोटल मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों बात को आपने अपने माइंड में अंडरस्टैंड करना है। अगर ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए अगर आप इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है, मैं जब लेक्चर आगे को मूव ऑन करेगा आपको मैं बताऊंगा भी कि ये दो चीजें क्यों आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखें, अब एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यही है। अब देखो, इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें, कोलाइड करने के बाद अपनी हाइट को अचीव करें, मैक्सिमम हाइट को अचीव करें। लेकिन वो कहता है कि इन वन डायमेंशन, कि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें ना, नंबर 1 उनकी जो कोलिजन है वो जब वो आपस में टकराएं, टकराने के बाद नंबर 1 तो वो इलास्टिक कोलिजन शो करें, नंबर 2 वो इलास्टिक कोलिजन जो है ना वो वन डायमेंशन में होनी चाहिए। वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है ना स्टूडेंट्स, वो एक ही रहनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर ये बॉल है,
अगर इस बॉल को मैं ग्राउंड पे हिट करवा रहा हूं ना, तो ये बॉल नीचे को जब फेंकू तो फेंकने के बाद ऊपर को जानी चाहिए। ये नहीं कि ये फेंकने के बाद इस डायरेक्शन में मूव कर जाए या फेंकने के बाद इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, यानी कि लेफ्ट राइट नहीं मूव करनी चाहिए। ये फेंकने के बाद बिल्कुल जैसे मैं डाउनवर्ड फेंक रहा हूं तो बिल्कुल अपवर्ड उसी डायरेक्शन में ये आनी चाहिए, ठीक है ना। इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से ही अपने टॉपिक को मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। अब मिसाल के तौर पर देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास ना दो बॉडीज हैं, मैं दो बॉल्स लेता हूं। ये देखें, ये मेरे पास ये बॉल एक, ये बॉल दो, ये दो बॉल्स हैं मेरे पास। इस पहली बॉल का मैस है m1, दूसरी बॉल का मैस है m2। अब पहली बॉल की जो वेलोसिटी है वो है v1, दूसरी बॉल की वेलोसिटी है v2। अब मैंने ये कंडीशन अंदर रखनी है क्या, कि v1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन v2, क्योंकि पहली बॉल की अगर वेलोसिटी, पहली बॉल की अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो दूसरी बॉल के से जाकर टकराएगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अब आपने मेरे हैंड की तरफ ना तवज्जो करनी है। फर्ज करें ये एक बॉल है और ये मेरा हैंड, ये दूसरी बॉल है। अगर ये फर्स्ट बॉल है ना, अगर इसकी स्पीड ज्यादा रखूंगा, स्पीड मींस वेलोसिटी ज्यादा रखूंगा, तो स्टूडेंट्स ये जाके ऐसे टकराएगी इसके साथ, फिर ही कोलिजन इसमें भी पैदा होगा और ये भी दोबारा ऐसे टकराएगी, ऐसा ही है। लेकिन फर्ज करें अगर मैं इसकी वेलोसिटी कम रखता हूं तो ये तो क्या पता इसके करीब जाते जाते रुक जाए। तो इस वजह से आपने क्या करना है, वेलोसिटी v1 ऑलवेज ग्रेटर देन v2, ओके। अब एक बात यहां से मुझे बताएं, अच्छा ये तो सारा अमल हो गया क्या बिफोर कोलिजन, चले मैं लिख लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं बिफोर कोलिजन, कि कोलिजन से पहले ना ये काम होता है हमेशा, ठीक है ना। अब एक बात को मुझे बताएं, ये दो बॉल्स हैं, मुझे क्या मैं बता सकता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दो बॉल्स एक्चुअल में इलास्टिक कोलिजन ही प्रोड्यूस करेंगी, पैदा करेंगी। और जब इलास्टिक कोलिजन प्रोड्यूस करते हैं तो क्या ये वन डायमेंशन, इनकी डायरेक्शन कोलाइड करने के बाद जब आपस ऐसे सेपरेट होंगी तो क्या इनकी डायरेक्शन एक ही रहेगी। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स नहीं कह सकते किसी भी दो बॉल्स को देखते साथ, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये दो बॉल्स जब आपस में टकराएंगी ना तो ऑलवेज प्रोड्यूस करेंगी क्या, इलास्टिक कोलिजन। तो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, तो इसका मतलब है इन दो बॉल्स की कोलिजन इलास्टिक हो, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस अपने ना माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा, हेडिंग में यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं अभी लिखने लगा हूं, कंडीशंस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। नंबर वन, ये दोनों बॉल्स कैसी होनी चाहिए, स्मूथ बॉल्स, ये दोनों बॉल्स स्मूथ होनी चाहिए। अब स्मूथ बॉल्स का क्या मतलब है, कि इनकी सतह जो है ना, सरफेस जो है, इन बॉल का जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। नंबर दो, इस तब ये प्रोड्यूस करेंगी इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन प्रोड्यूस करेंगी तो हम बाद में देख सकते हैं कि क्या ये वन डायमेंशन में है कि नहीं है। नंबर दो आपने क्या लिखना है, नंबर दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर दो कंडीशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स, दीज बॉल्स आर नॉन रोटेटिंग। अब इस चीज को आपने समझना है, ये दोनों बॉल्स जो है ना, ये तब इलास्टिक कोलिजन प्रोड्यूस करेंगी जब ये टकराने के बाद ना रोटेट ना करना शुरू हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, दोबारा से हैंड की तरफ कोशिश करें देखने की, देखें ये बॉल फर्स्ट, ये बॉल सेकंड। अब ये बॉल ऐसे जाके इससे टकराई, टकराने के बाद ना इधर ही ऐसे गोल 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 घूमने शुरू होगी ऐसे। अब मुझे बताएं, जैसे ही अब यहाँ पे ये रोटेट करना शुरू होगी, गोल गोल घूमना शुरू होगी, तो बताएं, हालांकि इसमें इलास्टिक कोलिजन कब पैदा होगी, जब ये टकराने के बाद यहां तक आए, यहां से छोड़ी तो यहां तक तो मिनिमम आए ना। तो अगर ये टकराने के बाद यहां पे ऐसे घूमना शुरू हो गया और घूमने के बाद फिर हल्की सी इधर को जाएगी, ज्यादा तो नहीं ना, यहां तक तो जा ही नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि इसने ज्यादा तो एनर्जी यहां पे घूमने में वेस्ट कर दी, जाया कर दी अपनी। तो इसका मतलब है इलास्टिक कोलिजन जब आपने लेनी है ना, तो आपकी जो बॉल है ना वो टकराने के बाद घूमनी नहीं चाहिए, रोटेट नहीं होनी चाहिए, नॉन रोटेटिंग बॉल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नंबर थ्री कंडीशन क्या है, नंबर थ्री कंडीशन, हार्ड बॉल, हार्ड बॉल्स, ये बॉल्स हमेशा क्या होनी चाहिए, हार्ड, यानी कि स्टील की बॉल्स होनी चाहिए। स्टील की बॉल्स को ना जब हम
कोलाइड करते हैं ना आपस में, तो वो बॉल्स क्या करती हैं, वो इलास्टिक कोलिजन प्रोड्यूस करती हैं, वो घूमती नहीं है, रोटेट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उनकी सरफेस जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो भी बहुत स्मूथ होती है। अब नंबर 4 कंडीशन और आखिरी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर सेंटर ऑफ mass lie in one dimension। अब इस चीज का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स। ये दो बॉल जो है ना, इनका जो सेंटर ऑफ मैस है ये हमेशा एक डायरेक्शन में होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मैस का क्या मतलब है, फर्स्ट करें ये गोल एक क्या है, बॉल है, बॉल नंबर 1 ये है, इसका सेंटर ऑफ मैस क्या होगा, अगर तो ये यहां से इस तरफ को मूव करेगी ना, तो स्टूडेंट्स इसका सेंटर ऑफ मैस इधर होगा, ये होगा, ठीक है। और दूसरी बॉल मेरे पास ये है, ये इस तरफ को टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो इसका सेंटर ऑफ मैस यहां पर होगा। तो कहते हैं जब दो बॉल्स जिनका सेंटर ऑफ मैस ऐसे जब कोलाइड करे ना, तो उनका सेंटर ऑफ मैस जो है ना, वो आपस में ऐसे कोलाइड करने के बाद ना, वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन से पीछे हो, सेपरेट हो। ये नहीं कि देखें ये दोनों बॉल्स ऐसे कोलाइड की, कोलाइड करने के बाद एक बॉल ऐसे सेपरेट कर गई और एक बॉल इस तरफ को ऐसे सेपरेट कर गई, नहीं, ये एक लाइन में सेपरेट नहीं की, क्योंकि देखो ये लेफ्ट से राइट ऐसे आई है, तो इनको जब सेपरेट होना चाहिए ना कोलाइड करने के बाद, वो भी ऐसे लेफ्ट से राइट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में इनको क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो अगर ये उसी डायरेक्शन में सेपरेट नहीं होगी ना, या थोड़ी सी इस तरफ को सेपरेट होगी या थोड़ी सी इस तरफ को सेपरेट होगी, तो हम इनको ये कह सकते हैं कि जब ये टकराएंगे ना, तो इनका सेंटर ऑफ मैस जो है ना, वो आपस में ठीक से कोलाइड नहीं हुआ, ठीक से टकराया नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, अगर आप इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन देखना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपकी दो बॉडीज के अंदर, चाहे वो बॉडीज आपकी बॉल हैं कुछ भी हैं, उनके अंदर ये 4 कंडीशंस लाजमी होना चाहिए। अब जब ये 4 कंडीशन इन दो बॉल्स ने रखी, मैस 1 फर्स्ट बॉल का, मैस 2 सेकंड बॉल का, पहली बॉल की वेलोसिटी v1, सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2, तो जब ये कोलाइड करेंगी, तो आपको पता है जो मैस 1 है, जो बॉल जिसका मैस 1 है उसकी वेलोसिटी v1 है, वो चेंज होकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 डैश, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी चेंज होकर क्या होगी, v2 डैश, ठीक है। अब ये v1 डैश हमेशा कम होगी, v2 डैश हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि देखो जब बॉल 1 जिसकी स्पीड ज्यादा है, v1 जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जब वो कोलाइड करेगी ना दूसरी बॉल से जिसकी वेलोसिटी कम थी, स्पीड कम थी, ठीक है ना। मैंने बार बार आपको बता रहा हूं मोशन का क्या मतलब है, आप मोशन का चैप्टर पढ़ रहे हो, मोशन के चैप्टर का मतलब होता है मोशन में कोई बॉडी हो तो उसका मतलब है स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, अंडरस्टैंड। अब देखें जब फर्स्ट बॉल जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, जब वो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद जब वो सेपरेट होगी ना स्टूडेंट्स, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि वो थोड़ी सी अपनी जो स्पीड है वो दूसरी वाली बॉल को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। अब जो सेकंड बॉल जिसकी स्पीड इनिशियली कम थी, टकराने के बाद उसकी वो स्पीड अप हो जाएगा जब वो सेपरेट होगा, तो इसलिए v1 डैश हमेशा थोड़ी होगी, v2 डैश हमेशा ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आपका ना एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अब आप क्या करो, इस कंडीशंस को जरा अच्छे से देख लो, दोबारा से बता देता हूं। नंबर 1 कंडीशन है स्मूथ होनी चाहिए बॉल्स, नंबर 2 कंडीशन क्या है कि नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए, नंबर 3 कंडीशन आपके पास क्या है कि हार्ड बॉल्स होनी चाहिए, और नंबर 4 कंडीशन क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको फुल फ्लेज एक क्वेश्चन ये कैसे पेपर में आपने लिखना है ये भी बताता हूँ, साथ में समझाता भी जाता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हेडिंग क्या दोगे, एक्सप्लेनेशन की, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आपने एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कहना है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताने लगा हूं, कंसीडर, कंसीडर समझे, कंसीडर वी हैव, हमने ली टू बॉल्स, दो बॉल्स, टू सॉरी बॉल्स नहीं, अभी बॉल्स नहीं लिखना, टू टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग एंड हार्ड balls having mass m1 and m2, its center
of mass is lie in one direction या one dimension, one direction. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन m1 has velocity v1 and m2 has velocity v2. after collision, after collision v1 चेंज, वेलोसिटी जो पहली थी ना वो चेंज होगी, चेंज इन v1 डैश एंड v2 चेंज इन v2 डैश. लें स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, मैंने वही जो चीजें आपको पहले समझाई है ना, मैंने उसको एक ना समझे एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया. मैंने कहा कि दो बॉल्स कंसीडर करो, वो बॉल्स होनी चाहिए स्मूथ, हार्ड, नॉन रोटेटिंग एंड इट्स सेंटर ऑफ मास लाई इन अ वन डायरेक्शन. वो चारों बातें जो मैंने आपको उसमें कंडीशन में बताई है ना, आपने वो वाली बातें लाजमी लिखनी है, ठीक है ना. और उसका मैस क्या है, दोनों बॉल का मैस है m1 v1 और उनकी वेलोसिटी क्या है v1, सो m1 m2 वेलोसिटी क्या है v1 v2. और बिफोर कोलिजन है ये सारा काम. आफ्टर कोलिजन क्या होता है, वेलोसिटी v1 चेंज हो जाती है v1 डैश में और वेलोसिटी v2 चेंज हो जाती है v2 डैश में. और दरमियान में मैंने एक लाइन मैंने तो लिखी नहीं लिखी, आप लिख लीजिएगा कि v1 ऑलवेज ग्रेटर देन v2, ठीक है. अब मैथमेटिकली इसकी कैसे डेरिवेशन होगी, जो मैंने पीछे आपको दो चीजें बताई थी ना इंपॉर्टेंट बातें, क्या आपसे शेयर की थी कि ऑलवेज इलास्टिक कोलिजन जो होगी उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रहेगी और टोटल उसका जो मोमेंटम है वो भी हमेशा सेम रहेगा. उन दो बातों को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है. सो देखें अब मैथमेटिकल डेरिवेशन इसके क्या है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, आपने अब हेडिंग देनी है, लॉन्ग क्वेश्चन अभी चलता जा रहा है. मैथमेटिकल डेरिवेशन. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है. यहां पे अब मैं लिखने लगा हूं एज वी नो टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट. टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब हुआ m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. आप स्टूडेंट से ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था क्या, कि हमेशा दो बॉडीज, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब क्या था, जब भी दो बॉडीज आपस में कंजर्व होंगी, जब दो बॉडीज आपस में मोमेंटम प्रोड्यूस करेंगी तो वो हमेशा मोमेंटम सेम रहेगा. ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ा था. वहां पे आपने ये डेरिवेशन पढ़ी थी क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. अब यहां से आप क्या करोगे, m1 की m1 की जो आपको अमाउंट्स नजर आ रही हैं उनको एक तरफ कर लो. तो ये देखिए मैं राइट हैंड साइड पे जो m1 v1 डैश है ना, इसको इस तरफ ले जाता हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से समझिएगा. m1 v1 माइनस इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी m1 v1 डैश. अब इज इक्वल टू वहां पे रही m2 v2 डैश. अब ये माइनस m2 v2, ये m2 v2 को मैं उठा के इस तरफ ले आया. अब यहाँ पे क्या करो, इस लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो m1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लो. m1 मैंने लिया कॉमन, अंदर क्या आ गया v1 माइनस v1 डैश. अब इस तरफ m2 आ गया इज इक्वल टू m2 कॉमन लिया v2 डैश माइनस v2 ब्रैकेट क्लोज की, और ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई. इसको मैंने नाम दे दिया किसका, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. ओके स्टूडेंट्स,
अब क्या करते हैं, अब जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन आपके पास क्या थी, सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स आपके पास थी कि आपका जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमेशा आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहां से हम उस तरफ को मूव ऑन करते हैं। अब आपने क्या करना है वहां पे, अब आपने लिखना है एज वी नो डैट, दोबारा से एज वी नो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा था हाफ, यानी कि 1/2 एम वी स्क्वायर, ये आपने इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो कैसे पुट करेंगे ये देखिएगा, m1/2 m1v1 स्क्वायर आएगा इधर, क्योंकि ये देखो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में स्क्वायर है, प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 डैश का स्क्वायर। ओके, अब यहां से दोनों तरफ में 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 m1v1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 ब्रैकेट शुरू m2v2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड पे आ जाओ 1/2 ब्रैकेट में m1v1 डैश का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज कर लो प्लस 1/2 ब्रैकेट m2v2 डैश का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 काट लो तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास पीछे बच जाएगा m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2v2 डैश का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करो, अब वही चीज m1 की जो अमाउंट्स हैं उनको एक तरफ कर लो, तो आप राइट हैंड साइड पे जो m1v1 डैश है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m1v1 का स्क्वायर माइनस m1v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा m2v2 डैश का स्क्वायर माइनस m2v2 का स्क्वायर। ओके, अब यहां से m1 कॉमन ले लो, तो m1 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बन जाएगी इक्वेशन m1 कॉमन लिया, अंदर आ गया v1 का स्क्वायर माइनस स्टूडेंट v1 डैश का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की इज इक्वल टू, यहां पे m2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया v2 डैश का स्क्वायर माइनस स्टूडेंट v2 का स्क्वायर लेंगे। अब आपको यहां से ना कंफ्यूजन पड़ती है अक्सर स्टूडेंट्स को, देखो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर है v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, ऐसा ही है। और लेफ्ट हैंड साइड की ये बात बताइए, राइट हैंड साइड पे के राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब यहां से ना आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक बात बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैसे आता है, जब a प्लस बी को आप a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई दें तो आपके पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आता है। तो ए स्क्वायर की जगह आप फर्ज करो आपकी वैल्यू है राइट हैंड साइड पे v1 और v1 का स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है, v1 डैश का स्क्वायर। ओके, और यही लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर हमारे पास क्या है, v2 डैश का स्क्वायर, और b स्क्वायर हमारे पास क्या है, v2 का स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब है जब हम इसको जब रिवर्स करेंगे ना तो हमारे पास इक्वेशन राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमें राइट हैंड साइड पे बनेगी, m1 हमने ऐसे ही लेना है कॉमन, m1 हमने लिया कॉमन, तो अंदर हमारे पास आ गया v1 प्लस v1 डैश, और फिर ब्रैकेट ओपन की v1 माइनस v1 डैश, ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू, आपके पास m2 यहां से कॉमन लिया, ब्रैकेट में आपके पास आ गया v2 डैश प्लस v2 और ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन v2 डैश माइनस v2 लें स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कैसे किया, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है, जब ए प्लस बी को आप मल्टीप्लाई देते हो ए माइनस बी के साथ तो आपके पास क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, वो इस तरह मैंने इस
ये जो यहाँ से क्वेश्चन है ना, इसको मैंने इस तरह मजीद सिंप्लीफाई किया, मजीद इसको मैंने क्या किया है, मैंने ड्राइव कर लिया आगे फार्मूले से। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को ना इक्वेशन 1 से ना डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। अब इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, राइट लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं, m1 कॉमन लिया, v1 प्लस v1 डैश ब्रैकेट फिर ओपन v1 माइनस v1 डैश। अब राइट हैंड साइड इसकी क्या थी, m2 कॉमन लिया, v2 डैश प्लस v2 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट ओपन v2 डैश माइनस v2। अब आपके पास, अब एक बात देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, ध्यान से देखते हैं, m1 ब्रैकेट में आ जाएगा v1 माइनस स्टूडेंट्स v1 डैश, और इक्वल के बाद उधर लिखो इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में आप लिखोगे v2 डैश माइनस v2। अब ये माइनस माइनस वाले से कट जाएगा, ये भी माइनस वाले ऊपर वाले माइनस से कटेगा, m1 m1 से कट जाएगा, m2 m2 से कटेगा, पीछे क्या बचेगा आपके पास, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। लें स्टूडेंट्स, ये आपके पास बचता है। इस इक्वेशन को ना आप रीअरेंज करोगे क्या, देखो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या है, v1 प्लस v1 डैश, राइट हैंड साइड पे क्या है, v2 डैश प्लस v2। तो v1 और v2 जो है उनको एक तरफ कर लो, और जो डैश वाली हैं v1 डैश और v2 डैश इसको एक तरफ कर लो। तो यहां से ना राइट हैंड साइड पे है v2, तो v2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1, आपके पास बन जाएगी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगी v2 डैश, इधर ही रहेगी। अब v1 इधर आ जाएगी माइनस v1 डैश। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो वो आपके पास है v1 माइनस v2, यहां पे है v2 डैश माइनस v1 डैश। तो यानी कि राइट हैंड साइड पे भी पहले v1 डैश आना चाहिए, फिर v2 डैश दिखाना चाहिए। तो v1 डैश को अगर हम राइट हैंड साइड के पहले लेके आना चाहते हैं, मतलब v2 डैश की जगह लेके आना चाहते हैं, और v1 डैश जो है वो माइनस में है, तो आप क्या करो, माइनस v1 डैश कॉमन लो, तो आप क्या लिखोगे, आप ये स्टूडेंट्स लिखोगे कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या, माइनस ब्रैकेट ओपन करो v1 डैश माइनस v2 डैश। अब ये माइनस के दरमियान में ब्रैकेट लिखा है क्योंकि देखो v2 डैश आपके पास पॉजिटिव में है, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, बाहर वाले माइनस को ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस में ही आ जाएगा। अगर आप अंदर प्लस रखोगे तो वो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। इस वजह से यहाँ पे आपका गलत भी हो सकता है, वो आप उसको ये शो करवाओगे कि मेरे पास v2 डैश तो माइनस का था, लेकिन वो माइनस का नहीं था, वो आपके पास प्लस का आता है v2 डैश। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास इक्वेशन, इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे जरा तवज्जो से देखना। ये जो इक्वेशन है ना आपके पास v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट v1 डैश माइनस v2 डैश, ये इक्वेशन आपको भला क्या बताती है, आपको ये बताती है कि आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो मोमेंटम है ना, जो वेलोसिटी है, सॉरी क्योंकि मोमेंटम तो यहाँ पे आया नहीं, m तो आपको शो हो ही नहीं रहा, जो वेलोसिटी है ना, राइट हैंड साइड पे भी वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी। कैसे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और उसकी जो अमाउंट होगी, मैग्नीट्यूड होगी, वो एक्शन और रिएक्शन की बिल्कुल सेम होगी। ये किस तरह, इसका मतलब है हम इसको, इस वेलोसिटी को हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहां से ना आपने अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करना, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी से पहले ना मोशन को समझो। अगर ना मैं ऐसे खड़ा हूं तो कोई भी शख्स मुझे सामने से देखेगा ना, वो यही कहेगा सर आप तो रेस्ट में खड़े हो, बिल्कुल ठीक वो कह रहा है। इसका मतलब है मेरी जो मोशन है ना, वो मेरी जो रिलेटिव मोशन है, अब मैं मोशन को मोशन ही कहूंगा, रिलेटिव मोशन कहूंगा, बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं।
मेरी जो मोशन है वो क्या है, मेरी मोशन रेस्ट में है, किसकी नजर से, वो देखने वाले शख्स की नजर से, ठीक है ना। अब यही ना, कोई मुझे एलियन जो है वो दूसरे सियारे से देख रहा हो, दूसरे सियारे में जो लोग रहते हैं उनको एलियन बोलते हैं, ठीक है ना, वहां से कोई मुझे देख रहा हो तो वो मुझे कहेगा कि आप तो मोशन में हो। क्यों? क्योंकि अर्थ हमेशा मूव करती रहती है, और कोई मुझे दूसरे सियारे से देख रहा हो तो उसे मैं मोशन में मूव करता हुआ दिखूंगा, चाहे मैं रेस्ट में ही खड़ा हूं। ओके, इसका मतलब है उसकी निगाह से मेरी मोशन क्या है, मेरी मोशन तो मेरी जो पोजीशन क्या है वो मोशन में है, ठीक है, मैं मोशन में हूं। इसका मतलब है रिलेटिव मोशन ये हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी पे आपने जाना कंसेप्ट को लेकर। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? फर्ज करें दूर से एक बस आ रही है 100 की स्पीड से, मेरे से आके टकराती है, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा। अब यही बस जो है ना, वो मुझे टकराने की बजाय ना, मेरे से कोलाइड करने की बजाय, वो सामने से एक बस आ रही है जिसकी स्पीड 90 है, अब वो उसके साथ ऐसे कोलाइड कर जाती है। अब मुझे आप स्टूडेंट्स ये बताओ, इनकी वेलोसिटी कितनी है? आया कि वो बस की वेलोसिटी क्या है, कोलाइड जब उसने किया, आया कि उसकी वेलोसिटी 90 है, 100 है या 10 है। बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे सर उसकी तो वेलोसिटी 100 थी। नहीं, कोलाइड करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि 10 100 में से 90 माइनस करोगे, आपके पास गैप कितने का आता है? 10 का गैप आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो दोनों बस कोलिजन से पहले भी 10 का गैप रखती थी, 10 की वेलोसिटी रखती थी, और टकराने के बाद भी उन दोनों बस का जो था वेलोसिटी थी, वो क्या थी? उनकी 10 ही थी। अब इस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, इनको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये कैसे? अब देखो, जब बिफोर कोलिजन से पहले हमारी वेलोसिटी क्या होती है? v1 और v2। फर्ज करें कोलिजन से पहले मेरी जो वेलोसिटी होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है v1 ग्रेटर देन v2। ये होते कोलिजन से पहले। फर्ज करें ये v1 40 है और v2 मेरे पास है 30। 40 में से 30 निकाला तो 10। ओके, इसका मतलब बिफोर कोलिजन मेरे पास वेलोसिटी कितनी है? 10। अब आफ्टर कोलिजन मेरे पास क्या होता है? v1 डैश माइनस v2 डैश। अब v1 डैश आपको पता है हमेशा कम होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे 30 माइनस 40, तो मेरे पास क्या आएगी? -10। तो ये देखो, दोनों में मेरी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मेरी वेलोसिटी 10 10 है, या 10 10 ही आई है, लेकिन मेरे पास साइन नेगेटिव का है। साइन नेगेटिव ये शो करा होता है आपकी डायरेक्शन डिफरेंट है। जैसे ये देखो, ये एक बस इधर हो, एक बस इधर हो, बस आपस में ऐसे कोलाइड करें, कोलाइड करने के बाद सेपरेट होंगी ना, तो वो किसी दूसरी डायरेक्शन ऐसे आ रही थी, डायरेक्शन ऐसे थी कोलाइड करने से पहले। जब कोलाइड किया डायरेक्ट इस तरह की होगी, तो इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, ऑपोजिट होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन इनकी देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। ओके ना स्टूडेंट्स, इनकी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अब यहां पे ये जो आपने इक्वेशन निकाली हुई है, इससे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन से, यहां पे आप कंक्लूजन लिखोगे। अब ये बिल्कुल डिटेल आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां तक बनता है, ये नहीं चीज आपने लिखनी, इसको मैं रिमूव भी कर दूंगा। आपने यहां पे क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है। अब कंक्लूजन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको ना स्टूडेंट वो किस तरह घुमा के पूछता है, वो किस तरह आपको कंफ्यूज करता है। अच्छा, अब ये एक चीज मुझे बताओ, ये जो वेलोसिटी मुझे 10 मिली है, 10, ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, इसको मैं वेलोसिटी नहीं बोलूंगा, अब रिलेटिव वेलोसिटी बोलूंगा। ये वेलोसिटी मेरी कब थी? जब मैं अप्रोच कर रहा था, जब एक बस दूसरी बस को अप्रोच कर रही थी उससे हिट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ऑफ अप्रोच 10। अब ये -10 जो है, ये कौन सी वेलोसिटी है? जब टकराने के बाद वो सेपरेट हुई हैं एक दूसरे से। तो टकराने के बाद जब सेपरेट होती हैं, तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पहले टकराने से पहले, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन को मैं क्या बोलूंगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को मैं क्या बोलूंगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये दोनों वर्ड्स को याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से ना मैं इसका ना कंक्लूजन लिखता हूं। तो मैंने स्टूडेंट्स इसका कंक्लूजन लिखना है, तो अब मैं ना यहाँ पे लिखने लगा हूं इसका कंक्लूजन, जरा ना ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं कंक्लूजन। तो मैंने कंक्लूजन में क्या लिखना है? मैंने लिखना है इन इन इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन relative velocity इज इक्वल, हमेशा इक्वल होती है टू relative velocity
ऑफ सेपरेशन से, सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी यहां पे लिखना था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहां पे मैं अप्रोच लिख देता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बट लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन इज, डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, या डायरेक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है ना, नेगेटिव, या डायरेक्शन इज ऑपोजिट भी वो कह सकता है। अब यहाँ पे आपने कंक्लूजन करके आपने अपना क्वेश्चन छोड़ देना है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये पेपर में आपको वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो ये नहीं आपको कहता, हाँ कभी कभी ये भी कह देता है कि नोट लिखो किस पे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पे, लेकिन वो आपको अक्सर ये आपसे वो कहता है, जो कि ज्यादातर वो कंफ्यूज करने के लिए कहता है। क्यों, क्या कहता है, वो कहता है शो relative velocity of approach is equal to the relative velocity of separation but direction is reversed, या but direction is opposite, या but direction is negative। अब वहां पे आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना वो यही लिखना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन, फिर उसके बाद कंक्लूजन, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां तक ये जो आपको मिली है, एंड पे जो कंक्लूजन आपको ये डेरिवेशन में मिला है स्टूडेंट, ये सिर्फ आपको किस में मिल रहा है, जब आपकी जो बॉडीज हैं वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन में है। लेकिन आपकी बुक में एंड पे ना, आपको पेज के एंड पे, इस टॉपिक के पेज के एंड पे आपको ना दो फॉर्मूले शो होंगे, वो क्या है, वो स्पेशल केसेस हैं, कि चंद ऐसे स्पेशल केसेस हों जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हमने स्टडी करना है। वो स्पेशल केसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसी वर्डिंग को, इसी मैथमेटिकल डेरिवेशन को और प्लस इसी कंक्लूजन को आपने लिखना है, और बहुत सिंपल वर्ड में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।